कोई नया भी आया है जो लेटरल एंट्री है? ठीक है, हमने यहाँ छोड़ा था लास्ट क्लास में जनरल प्रिंसिपल फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग। ठीक है, अब तक हमने डिजाइन की थी। ठीक है धीरज, अभी तक हमने मतलब पढ़ा था अर्थक्वेक के बारे में। अब हम देखेंगे अपने सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम उस स्ट्रक्चर में क्या क्या कर सकते हैं इन टर्म्स उसको प्रोटेक्ट करें फ्रॉम अर्थक्वेक। ठीक है, 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकता कभी भी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी इतनी है उसके मैग्नीट्यूड में कि उसके लिए डिजाइन नहीं कर सकते। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल हमने 10 मैग्नीट्यूड के लिए डिजाइन कर दिया, तो जब हम 10 मैग्नीट्यूड के लिए डिजाइन करेंगे और मान के चलो उस फील्ड में 10 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक कभी आया ही नहीं। ठीक है, एक तो हम उस पे एक्सपेंस इतना कर देंगे कि वो कभी बियर अप नहीं हो पाएगा। 9 मैग्नीट्यूड और 10 मैग्नीट्यूड में कितना डिफरेंस होगा? ठीक है, पढ़ रहे हो मतलब। ठीक है, अब सबसे पहले लाइटनेस, ये 1 किसने लिखा? निखिल। लाइटनेस क्या है? द अर्थक्वेक फोर्स डिपेंड ऑन मास ऑफ द स्ट्रक्चर, हेवियर द स्ट्रक्चर मीन्स लार्ज इनर्शियल फोर्स। मतलब जितना ज्यादा लाइट होगा स्ट्रक्चर उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो। ये सिमेट्रिकल वगैरह तुमने सब में पढ़े होंगे, है ना? जैसे मोस्टली जैसे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप ले लो, तो ये जो है दोनों एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल होते हैं। जैसे टी हुआ, एल हुआ, ये एक एक्सिस के अलोंग, एल तो दोनों ही एक्सिस के अलोंग असिमेट्रिक होता है, लेकिन टी हुआ, टी एक एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं दोनों एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल हो। ऐसा क्यों करते हैं? आइडिया किसी को? जैसे ये टी है ना, ये इस एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल होगा बस। ठीक है, और एल तो दोनों ही एक्सिस के अलोंग असिमेट्रिकल होता है। स्क्वायर रेक्टेंगुलर होगा तो ये दोनों एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है ना, जब अर्थक्वेक फोर्स आएगी तो उसके कारण चांसेस होते हैं कि इसमें टॉर्जन डेवलप हो। ठीक है, मतलब डिजाइन करने में हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हमें टॉर्जन के लिए भी डिजाइन करना पड़ेगा। तो उस टॉर्जन के लिए हम ना डिजाइन करें, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर हो ना वो एज अ होल सिमेट्रिकल हो। ये बता ही चुका हूँ। जोन्स, कितने जोन्स में डिवाइड है इंडिया? चार, सही है। ठीक है, ये बताया कि जो लेंथ है ना एक डायरेक्शन में, उसकी इट शुड नॉट बी, लेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ विड्थ। यूनी डायरेक्शनल नहीं होना चाहिए वो एक तरीके से स्ट्रक्चर अपना, वही। वाह बेटा, टॉर्जन क्या होता है? सोम में नहीं पढ़ा है, टॉर्जन क्या होता है? ऐसा कैसे हो जाएगा यार, सोम पढ़ ली और टॉर्जन नहीं पढ़ा तुमने? तो ना उसमें पढ़ा है मैकेनिक्स में। ठीक है, बता दो। ठीक है, अभी तक तुमने बेंडिंग मूवमेंट पढ़ा होगा, है ना? बेंडिंग मूवमेंट तो पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? ठीक है, जब जो लोड होता है वो लोड लगे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है किसी भी बीम की, उस बीम की एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोड लगे। ठीक है, तो उसके कारण जो मूवमेंट डेवलप होता है उसे बोलते हैं बेंडिंग मूवमेंट। ये तो पढ़ाई होगा। मोस्टली जो हम डिजाइन करते हैं ना वो इसी के लिए डिजाइन करते हैं स्ट्रक्चर को। बट कुछ सर्कमस्टांसेस में क्या होता है कि जो लोड है वो अलोंग
लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी अप्लाई हो जाता है, ठीक है। मतलब इस एक्सिस के अलाउंग, यदि इस एक्सिस के अलाउंग लोड अप्लाइड होगा, लोड आएगा, लोड की वजह से मूवमेंट आएगा, ये सब तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस अलाउंग जो लोड लगता है उसके कारण जो मूवमेंट डेवलप होता है उसको बोलते हैं टॉर्सनल मूवमेंट। ये तो पढ़ा होगा, एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर। हाँ ट्विस्टिंग सही है, सेम चीज है, सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर, ये तो नहीं पढ़ा है। एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर, बेंडिंग स्ट्रेंथ भी पढ़ा होगा यार, उसमें ही पढ़ा होगा ये तो, पढ़ लिया। ऐसे ही होता है, ई बाई आई पी, T is torsional movement, IP is polar movement of inertia। G theta by L tau आई आर, सेम उसी का होता है, इसको बस टॉर्जन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इसी फॉर्मेट में होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा बिल्डिंग के रेफरेंस में समझाता हूँ कि क्या होता है, लिखना हो लिख लो, ये उसमें बहुत आएगा, एसएम वगैरह में आगे भी पढ़ोगे ना, अभी आरसीसी वगैरह पढ़ोगे उसमें भी आएगा, ठीक है। अब बिल्डिंग के रेफरेंस में थोड़ा सा समझते हैं। देखो मोस्टली हम जितनी भी डिजाइन करते हैं ना, हम ये अज्यूम करके चलते हैं, मान के चलो ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं जो लोड है ना वो हमारा इन्हीं एक्सिस के अलोंग लग रहा है, ठीक है। जब तक लोड हमारा इन एक्सिस के अलोंग लग रहा है तब तक तो ठीक है, जब लोड जो है ना इन एक्सिस से शिफ्ट हो जाता है तो वो हमारा ट्विस्टिंग एक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लो y, ठीक है, तो p इंटू वाई का ट्विस्टिंग मूवमेंट अप्लाई हो जाएगा इसमें। एक तो ये केस हो गया यदि सिमेट्रिकल है और लोड वो सिमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग नहीं लग रहा है, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है कि हमारा स्ट्रक्चर ही सिमेट्रिकल नहीं है, तो जब स्ट्रक्चर ही सिमेट्रिकल नहीं है ना और लोड फिर भी इन्हीं एक्सिस के अलोंग लग रहा होगा तो भी चांसेस होंगे कि इसमें ट्विस्टिंग डेवलप हो जाए, ट्विस्टिंग और टॉर्जन जो भी कहो दोनों सेम है, ठीक है। आया थोड़ा बहुत समझ में या नहीं? ये मतलब मैक्सिमम क्लियर होगा जब इन चीज़ों को पढ़ोगे, तो जब इन पे न्यूमेरिकल वगैरह करोगे, इनको सॉल्व करोगे, एक बेसिक आइडिया ले लो कि ट्विस्टिंग होती क्या है। आ गया या नहीं? अभी भी किसी को कोई डाउट हो इसमें तो पूछो। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सिंप्लिसिटी एंड रेगुलरिटी। मतलब सब में यही है, यदि मान के चलो लेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है, देखो डिजाइन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, डिजाइन हम हर चीज को कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितनी कॉस्ट इफेक्टिव उस चीज को डिजाइन उतना अच्छा है। जब लेंथ ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो हम क्या करते हैं, इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा केस है सिंपल बिल्डिंग विदाउट मच प्रोजेक्शन एंड सस्पेंडेड पार्ट बिहेव वेल ड्यूरिंग अर्थक्वेक। मतलब हम ये कोशिश करते हैं कि जो सस्पेंडेड पार्ट्स है ना वो कम से कम हो, मतलब बिल्डिंग में सस्पेंडेड पार्ट्स हैं वो कम से कम हो। कुछ सस्पेंडेड पार्ट्स मैंने पढ़ा रखे हैं, जैसे कि बताना एक दो।
जैसे घरों की एक बालकनी देखी होगी, वो सस्पेंडेड पार्ट में आता है, ठीक है, कॉर्निस हो गए, तो ये सब सस्पेंडेड पार्ट हैं, इनको हम कोशिश करते हैं कि ये मिनिमम हो, मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, और फिर भी यदि देने पड़े ना तो इनको इतना स्ट्रांगली कास्ट करते हैं कि ये एज अ बिल्डिंग पार्ट एक्ट करे, मतलब उसमें आरसीसी वगैरह यूज करके इनको प्रॉपरली टाई अप करते हैं, ठीक है। साइज ऑफ द बिल्डिंग, वही यदि ज़्यादा बिल्डिंग का साइज, जो साइज है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक करके बनाओ। ये सब हम कहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ अर्थक्वेक के चांसेस जिस रीजन में ज़्यादा है, ठीक है। जैसे दिल्ली जोन 4 में आता है, तो हम यहाँ ट्राई करेंगे कि स्मॉल स्मॉल पार्ट एनक्लोज एरिया, हम कोशिश करते हैं कि जो एरिया है वो ओपन ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा एनक्लोज हो, मतलब मान के चलो एक ये दिख रहा है ना, इसमें कोई वॉल नहीं है। अब इसको ऐसा क्यों करते हैं, इससे क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है ना वो मोर रिजिड हो जाता है, और रिजिड स्ट्रक्चर के फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ इन वेरियस डायरेक्शन, मतलब अर्थक्वेक की एज सच कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो उसी हिसाब से हम डिजाइन करते हैं कि किसी भी डायरेक्शन में हो, हर डायरेक्शन में मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी और स्लोप की स्टेबिलिटी अच्छी रखते हैं, ठीक है। फाउंडेशन अच्छी बनाते हैं, डक्टिलिटी ये मैं बता ही चुका हूँ। फायर रेजिस्टेंस होता है, अब ऐसा ना हो कि अर्थक्वेक के लिए तो प्रिवेंट कर लिया, लेकिन वहाँ चांसेस हो जाए कि आग वगैरह लग जाए, जैसे गैस पाइपलाइन वगैरह लीक हो जाए। अब देखो इरेगुलरिटीज इन आरसीसी बिल्डिंग, अब दो रेगुलरिटीज होती हैं, एक तो सॉफ्ट स्टोरी, एक फ्लोटिंग कॉलम। सॉफ्ट स्टोरीज क्या होती हैं, बेसिकली जो ग्राउंड फ्लोर होता है, वैसे तो टॉप फ्लोर कहीं भी हो सकती है सॉफ्ट स्टोरी। अब उसमें क्या करते हैं, जनरली हम उसको ओपन छोड़ देते हैं फ्रॉम साइड्स, ठीक है, कोई वॉल वगैरह यूज नहीं करते, तो ये मतलब एज ए प्रिकॉशन मेजर हमें यूज करनी चाहिए, हमें वॉल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए ताकि वो सॉफ्ट स्टोरी ना रहे। उसके बाद फ्लोटिंग कॉलम क्या होता है, कुछ कॉलम जो है ना अप टू द ग्राउंड लेवल नहीं जाते, तो उन कॉलम्स को मतलब कोशिश करते हैं कि टू द ग्राउंड लेवल जाएं। अब ये कौन से कॉलम्स होते हैं, ये जनरली वही कॉलम्स होते हैं जो सस्पेंडेड पार्ट को सपोर्ट करते हैं, जैसे बालकनी वगैरह दी, उसके लिए सपोर्ट के लिए एक कॉलम बना दिया, तो उसको ग्राउंड तक नहीं ले गए हम, तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग कॉलम। और सॉफ्ट फ्लोटिंग कॉलम और सॉफ्ट स्टोरी में कोई डाउट, मतलब समझ में ना आया हो? सर इरेगुलरिटीज बता दीजिए एक बार। इरेगुलरिटीज इन रेफरेंस टू व्हाट? आरसीसी बिल्डिंग। इरेगुलरिटीज तो सब में ही होगी बेटा। देखो जितने भी अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होंगे, या जो भी इनकी डिजाइनिंग वैसी होगी, मान के चलो ये एल सेक्शन ले लिया, इस तरीके की तुमने बिल्डिंग बनाई, ठीक है, कहीं भी कुछ भी डिजाइन कर दिया। हम कोशिश करते हैं, एक बार किसी ने पूछा था, मतलब लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो उस बिल्डिंग पे यूनिफॉर्म रहे, तो अर्थक्वेक के केस में भी हम ऐसे ही डिजाइन करते हैं। सुमित माइक ऑफ कर लो अपना। तो हम उसके केस में भी ऐसे ही डिजाइन करते हैं, आरसीसी के केस में भी। सॉफ्ट स्टोरी बेटा ऐसी होती है, जैसे मान के चलो हमने कॉलम्स कॉलम्स कंस्ट्रक्ट करे और साइड वॉल कंस्ट्रक्ट नहीं करी, ठीक है। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में याद रखो ना, तो ओपन एरिया जितने भी होते हैं वो सॉफ्ट स्टोरी में काउंट होते हैं। और कोई डाउट? एंड ऑल क्या है, अरे सिनेमाज वगैरह सॉफ्ट स्टोरी नहीं होती हैं, उनको प्रॉपरली कवर अप तो करते हैं। लार्ज बिल्डिंग्स में मतलब लार्ज हॉल्स होते हैं वो केवल,
ओपन थोड़ी ना होते हैं। सही है स्टेडियम, बट किस सेंस में बात करो? हाँ पार्किंग, ये सही एग्जांपल दिया अमन ने, पार्किंग सही है। अब देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेनफोर्समेंट, ठीक है। अब इनको मतलब हम अपने टर्म्स में कैसे कैसे बता सकते हैं? तो हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट के में क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल बैंड और रिंग बीम दे देते हैं। मतलब क्या है, जो बिल्डिंग होती है ना हमारी, उसके चारों तरफ हम रीइंफोर्समेंट लगा देते हैं। रीइंफोर्समेंट क्या होती है? स्टील। बताना क्यों लगाते हैं, मतलब स्टील लगाने का क्या फायदा है? ऐसे दो फंक्शन परफॉर्म करती है स्टील इस केस में। दोनों ही बताओ क्या होंगे? स्ट्रेंथ, सही है। स्ट्रेंथ तो देगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ। और अगर क्विक के रेफरेंस में बताओ, प्रिवेंट फ्रॉम बकलिंग। हाँ सही है, सिव ने अच्छा होता है। हार्डनेस नहीं बेटा, रिजिडिटी सही है, रिजिडिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। एक और बताओ। थोड़ा सोचा करो, मतलब क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है। स्टेबिलिटी यार ये सब तो देंगे ही। जनरल टर्म में टाई अप द वॉल, रिजिडिटी हो गया शुभम राज, तो टाई अप द वॉल। फ्लेक्सिबिलिटी, और सोचो थोड़ा, नियर टू द टर्म है होजेफा। बैंड होने से प्रिवेंट करता है। अच्छा स्टील का काम क्या होता है? स्टील कैसा मटेरियल है, चलो यही बता दो। एग्जैक्टली कार्तिक। ये जितने भी कह रहे हैं ना कि बैंड होने से मूव करता है, बेसिकली रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? अच्छा तुम लोग कभी किसी ने स्विम वगैरह किया है, तैरे हो? तो चलो, बहुत देर में रिप्लाई करते हो। एक तो तुम तैरते हो ना, तो क्या कोशिश करते हो कि जो बहाव है उसी के साथ बहे मोस्टली? मतलब वेव्स हैं, वेव्स के साथ ही ट्रेवल करें, और कोशिश करते हो कि पूरी बॉडी ही उसके साथ ट्रेवल करे, है ना? तो इसी हिसाब से हम बिल्डिंग को रिजिड बनाने का कंसेप्ट होता है कि जो बिल्डिंग एज ए होल है ना, वो पूरी एक डायरेक्शन में मूव करे। और डक्टाइल का मतलब है जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट अलाउड हो। यदि तुम बिल्कुल उसको कहते हैं ना हार्ड बना दोगे, टफ बना दोगे, तो वैसे ही टूट जाएगी। उसको मूवमेंट जरूर अलाउड करते हैं बिल्डिंग को। ठीक है, अभी आओ हॉरिजॉन्टल बैंड्स और रिंग बीम। ठीक है, अब ये बैंड्स वगैरह तो समझ में आ गए। reinforced concrete or the RC brick runner provide in the walls to tie them together and to impart horizontal bending strength to them। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बेंडिंग। अब ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे देते हैं, जैसे लिंटल, एट द लेवल ऑफ लिंटल देंगे। लिंटल क्या होता है, प्लिंथ क्या होता है, सब पढ़ाए हुए हैं। ये रूफ क्या होता है, रूफ तो सिंपल, गैबल भी बताई हुई है, गैबल विंडो वगैरह जब बताएंगे। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल है जिन पे प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें रिजिडिटी आए। ये सब तो पता ही होगा, ये भी दोबारा बताना है। ठीक है, अब आओ वर्टिकल रेनफोर्समेंट। जैसे ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट, ठीक है, ये जो है, और ये वाली जो है, ये है वर्टिकल रेनफोर्समेंट। ये है तुम्हारी वर्टिकल रेनफोर्समेंट, ठीक है, और ये है तुम्हारी हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट।
अब वर्टिकल रीइंफोर्समेंट कोशिश करते हैं कि वर्टिकल रीइंफोर्समेंट शुड बी प्रोवाइडेड एट द कॉर्नर एंड द जंक्शन ऑफ द वॉल्स, ठीक है, वॉल्स के जंक्शन पे और कॉर्नर पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ वर्टिकल रीइंफोर्समेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ स्टोरीज एंड द कैटेगरी ऑफ द बिल्डिंग, मतलब कितनी स्टोरीज देनी है उस चीज पे डिपेंड करती है अमाउंट, ये अमाउंट कैलकुलेशन एएसटी कैलकुलेशन बोलते हैं इसको, एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेशन। ये सब तुम आरसीसी में पढ़ोगे, इनको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तरह तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, हर किसी के लिए अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। अब द वर्टिकल reinforcement should be properly embedded in the plinth masonry and the roof slab or the roof mat, मतलब इनको कोशिश करते हैं कि प्लिंथ लेवल पे अच्छे से एम्बेडेड हो और रूफ लेवल पे, ठीक है। वर्टिकल ये कोशिश करते हैं इट शुड बी पास थ्रू लिंटल बैंड एंड फ्लोर लेवल बैंड इन ऑल स्टोरी, मतलब इनको कोशिश करते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल बैंड भी है ना इन्हीं से पास हो, वही सबका मेन कंसेप्ट वही है, रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए। Vertical reinforcement for the windows and the door opening should start from foundation of the floor and up to lintel band, सेम है, सबका एक ही कंसेप्ट है कि रिजिडिटी प्रोवाइड हो आउट। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें, नहीं है तो ठीक है। अब पढ़ते हैं एंटी टर्माइट्स। एंटी टर्माइट्स क्या होते हैं? पहले तो टर्माइट्स क्या होते हैं? टर्माइट्स तो पता ही होगा क्या होते हैं। The method and the technique used during or after construction to make a building termite proof, ठीक है, they are called as anti termite treatment, ठीक है। अब जो एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के लिए जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड यूज होते हैं ना, वो 6316 के पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूज होते हैं, ठीक है। कोड से तो कुछ पढ़ना है नहीं, ऐसा इसी बुक में दे रखा है मोस्टली। तो वैसे तुम्हें पता है कि तुम्हारे सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ कोड बने हुए हैं। जैसे इससे पहले एक बिल्डिंग का कोड बताया था मैंने, तो ऐसे ही सबके लिए कुछ ना कुछ कोड बने हुए हैं, ठीक है। अब टर्माइट्स के टाइप, टर्माइट्स दो तरह की होती हैं, एक तो सबटेरेनियन और ग्राउंड नेस्टिंग टर्माइट, एक नॉन सबटेरेनियन और वुड नेस्टिंग टर्माइट, उसको ड्राई वुड भी बोलते हैं, ठीक है। जो सबटेरेनियन टर्माइट्स होती हैं, हाँ एनबीसी के लिए बताएगा, ठीक है। सबटेरेनियन जो टर्माइट्स होती हैं दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव एंड आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज कॉज्ड इन द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग हमारी जितनी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जितने भी डिस्ट्रक्टिव कॉज होते हैं वो मोस्टली सबटेरेनियन टर्माइट्स की वजह से होते हैं, ठीक है। दे रिक्वायर्ड मॉइस्चर टू लिव, मतलब मेन बेसिक रिक्वायरमेंट इनके लिए क्या होती है? मॉइस्चर, नमी जैसे बोलते हैं, जहाँ कहीं मॉइस्चर होता है मेन का वहाँ सर्वाइवल होता है। सर टर्माइट्स क्या होती हैं? दीमक, अब समझ गए होगे। व्हाइट आंट वगैरह होती हैं, इंग्लिश में किसी को हिंदी में नहीं समझ में आ रहा हो तो,
Yeah, they require moisture to live. They live in the colonies and form nests or colonies underground in the soil or in other suitable piece of, मतलब जहाँ भी इनको moisture अवेलेबल हो जाए वहीं ये अपना काम शुरू कर देते हैं। देखा होगा घर वगैरह में तुमने, मोस्टली वुडन स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं उनके डिस्ट्रॉय का रीजन यही होती है। बाकी टर्माइट्स इतनी होती हैं कि वो किसी भी स्ट्रक्चर को मतलब खोखला जिसे कहते हैं वो कर देती हैं। बेसिकली वुड होती है या कोई भी वो होता है वो इन टर्माइट्स के लिए एज अ फूड होता है, तो वो उसे जो कंज्यूम करते हैं ना वो एज अ फूड कंज्यूम करते हैं उस स्ट्रक्चर को। The termite enters the body through the foundation or the cracks and keeps and move upward in the wall and the floor causing great damage। बताइए यार, ये सब तो तुमने सब नहीं देखा होगा क्या होता है। ठीक है, अब नॉन सबटेरेनियन क्या है, इनको कोई सॉइल नहीं चाहिए होती है कॉन्टेक्ट के लिए, ना ही मॉइस्चर चाहिए होता है। मतलब सबटेरेनियन और नॉन सबटेरेनियन में यदि कोई डिफरेंस पूछे तो सिंपल है, उनको मॉइस्चर चाहिए होता है और कांटेक्ट विद सॉइल चाहिए होता है, इनको कोई कांटेक्ट विद सॉइल नहीं चाहिए होता है। ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज ड्राई वुड टर्माइट्स एंड लिव इन ड्राई वुड एलिमेंट्स लाइक डोर और विंडो फ्रेम। ठीक है, डोर और विंडो फ्रेम, दे आल्सो डिस्ट्रॉय ऑल द वुडन एलिमेंट ऑफ द बिल्डिंग स्लोली बट स्टिल द डैमेज कॉज्ड बाय देम इज नॉट सो ग्रेट। मतलब इनके द्वारा जो डैमेज होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता है। मतलब सबटेरेनियन और नॉन सबटेरेनियन में दो तीन बेसिक से डिफरेंस है। सबटेरेनियन ही मोस्टली बिल्डिंग को जितनी भी हमारे स्ट्रक्चर होते हैं उनको हार्म कॉज करती हैं। दे रिक्वायर मॉइस्चर एंड द सॉइल कांटेक्ट टू लिव। नॉन सबटेरेनियन को कुछ नहीं चाहिए होता है और नॉन सबटेरेनियन इतनी हजार्डस नहीं होती जितनी सबटेरेनियन होती है हमारे स्ट्रक्चर के लिए। इसीलिए इनको नॉन सबटेरेनियन को ड्राई वुड भी बोलते हैं, मतलब सूखे में भी। ठीक है, टाइप ऑफ एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। अब एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट एक तो प्री कंस्ट्रक्शन होता है, हो सकता है पोस्ट, मतलब एक बनाने से पहले एक बनाने के बाद। वैसे तुम्हारे हिसाब से कौन सा सुइटेबल होना चाहिए, बनाने से पहले या बनाने के बाद? ऑब्वियसली। क्यों? रोहित, तुम पहली क्लास कर रहे हो क्या? अब जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है प्री ट्रीटमेंट, तो प्री ट्रीटमेंट इज डन प्रायर टू द स्टार्टिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं टू द बिल्डिंग जो कि एक बैरियर कॉज करता है फॉर द टर्माइट टू गेट एंट्री इनटू द बिल्डिंग। ठीक है, ये दो तरीके से होता है। तो साइट प्रिपरेशन के दौरान एक सॉइल ट्रीटमेंट, मतलब साइट प्रिपरेशन की फॉर्म में एक सॉइल नॉन सबटेरेनियन बिकॉज सर जो भी कॉज होंगे उनके एंटर करने के सारे पहले ही अवेलेबल ही होंगे। हाँ सही है धीरज, इसमें मोस्टली जितना भी तुम्हारा लॉजिक है ना वही लगता है। नॉन सबटेरेनियन का उल्टा। ठीक है, बताओ जैसे सबटेरेनियन कैसे होता था, मॉइस्चर और कांटेक्ट टू सॉइल, और विदाउट मॉइस्चर विदाउट कांटेक्ट टू सॉइल नॉन सबटेरेनियन हजार्डस होता था टू द स्ट्रक्चर, मतलब मोस्ट हजार्डस बोलेंगे, और नॉन सबटेरेनियन कम हजार्डस होते हैं एज कम्पेयर टू सबटेरेनियन। आ गया सोन? ओ सॉरी सुमित। यस सर। ठीक है, मतलब एक कभी कभी नाम से ही पता चल जाता है कि उसका वाइस वर्सा होगा। और अब दो तरीके से, सबसे पहले साइट प्रिपरेशन में क्या करते हैं। ठीक है, साइट प्रिपरेशन में बेसिकली जो टर्माइट्स के रीजन होते हैं ना उनको हटाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ट्रीज वगैरह की ग्रोथ हो रही हो कहीं, ठीक है, स्टम्प्स हो, लॉग्स हो, रूट्स हो, उनको हम कोशिश करते हैं कि वो बिल्डिंग साइट से रिमूव कर दें। ठीक है, यही सब दे रखा है, पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत मैं पढ़ देता हूँ। The surface of the clay soils and the sloping ground are dug up to the depth of 75 mm for ensuring proper penetration of the chemical। इसमें क्या करते हैं, एक डेप्थ तक जो भी केमिकल हम केमिकल क्या इंसर्ट करते हैं वो आगे आएगा, उसको डग आउट करने के लिए एक प्रॉपर 75 mm तक डग आउट कर लेते हैं। ठीक है, सैंडी और पोरस सॉइल्स आर मॉइस्चर्ड
मोशन प्रॉपर्ली क्या हुआ आदित्य? ठीक है, लेवलिंग एक्सकेवेशन एंड फिलिंग इज डन एंड द बैकफिल इज प्रॉपर्ली कॉम्पैक्टेड एंड बी फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक डेब्रिस। ऑर्गेनिक डेब्रिस समझते हो क्या होता है? एनवायरमेंट में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक डेब्रिस। पता है किसी को? अरे कहीं भी पढ़ा हो, पता है? बताओ क्या होता है? मतलब ये जो तुमने दिया है ना एनिमल फ्रैक्टल, ये केवल एक एग्जांपल है उसका। मलवा मलवा वलवा कुछ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। अभी नेक्स्ट क्लास की लिंक भेज दूंगा, उसमें कंटिन्यू करेंगे।